नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, आगामी 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी कोविड वैक्सीन की खुराक। गंभीर रूप से बीमार 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी दी जाएगी कोविड वैक्सीन की खुराक। कल राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा के अभिभाषण से होगी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। आगामी 3 मार्च को पेश किया जाएगा राज्य का पहला पेपरलेस बजट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा ये स्टेडियम। देश भर में आगामी 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 1 मार्च से ही 45 साल से अधिक उम्र वाले उन लोगों को भी कोविड वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें गंभीर बीमारी है। उन्होंने बताया कि देश भर में 10,000 सरकारी केंद्रों पर कोविड का वैक्सीन निःशुल्क लगाया जाएगा और जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहेंगे उनके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही टीके की दर निर्धारित करेगा। इस बीच 2 अन्य अहम फैसलों की जानकारी देते हुए श्री जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में वी नारायणसामी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। लिहाजा उपराज्यपाल ने पुडुचेरी विधानसभा को निलंबित किए जाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का फैसला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा भंग कर दी जाएगी। एक अन्य फैसले में केंद्र कैबिनेट ने IT हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इससे IT हार्डवेयर के क्षेत्र में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। टीका लगेगा, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक, हॉस्पिटल्स, इनसे चर्चा करके 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से, और सरकारी केंद्रों में मुफ्त होगा। प्राइवेट में जो लेंगे उनको शुल्क देना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा के अभिभाषण से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने बताया कि 7 दिवसीय बजट सत्र में आगामी 3 मार्च को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट पहली बार पेपरलेस होगा। उन्होंने बताया कि पहले की तरह इस बार कोई बुकलेट प्रदान नहीं किया जाएगा और विधानसभा के सदस्यों को सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। पिछले वर्ष राज्य विधानसभा में श्री पी.डी. सोना द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई-विधान परियोजना को लागू किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एंड क्लब की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मोटेरा में नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद ऐसा विश्व स्तरीय खेल केंद्र बन गया है जहां अल्प समय में ही कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि मोटेरा में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और नारायणपुरा में अन्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल संबंधी बुनियादी ढांचे का अंग होंगे। श्री शाह ने कहा कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी संबोधित किया। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के आयोजन के साथ आज से इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की शुरुआत हो रही है। मुझे विश्वास है कि यहाँ की अति आधुनिक सुविधाएं खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और दर्शकों को मैच देखने का विशेष अनुभव प्रदान करेंगे। टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एनक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। ये क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे आधुनिक में से भी एक है। सारा फैसिलिटीज जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था किया है, वो हर किसी प्लेयर, हर कोई खेल प्रेमी जब यहाँ आएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये 21st सेंचुरी का सबसे मॉडर्न स्टेडियम में से भी एक है। असम के गुवाहाटी में कल शाम आयोजित एक कार्यक्रम में 5 उग्रवादी संगठनों के 1040 सदस्यों ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। राज्य में उग्रवाद मुक्त असम नीति आरंभ करने के बाद असम सरकार ने उग्रवादी हिंसा की रोकथाम के लिए 3 सूत्रीय रणनीति अपनाई है, जिसके तहत उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को हथियार डालने के लिए प्रेरित किया जाता है। मुख्यधारा में शामिल होने वाले उग्रवादी संगठनों के सदस्यों का पुनर्वास भी इस रणनीति का हिस्सा है। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कल इम्फाल स्थित राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उग्रवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम राइफल्स ने उग्रवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अलावा अफीम की खेती के खिलाफ अभियान में भी प्रभावी कार्रवाई की है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14,037 लोग कोविड से ठीक हुए हैं और 13,782 नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कोविड से 104 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 1,21,65,598 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया और एक रोगी स्वस्थ हुआ। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4 रह गई है और रिकवरी दर 99.64% है। देश भर में कल कोविड जांच के लिए 330 सैंपल एकत्र किए गए। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 18 राज्यों में फैले हस्तशिल्पकारों और कारीगरों के 50 स्फूर्ति समूहों का हाल ही में उद्घाटन किया। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड के समूह भी शामिल हैं। इन समूहों में मलमल, खादी, नारियल के रेशे, हस्तकला, काष्ठ शिल्प, हथकरघा, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, कालीन, बुनाई, बांस, कृषि प्रसंस्करण, चाय जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के 42,000 से अधिक कारीगरों को सहायता दी जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने स्फूर्ति समूहों के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों के समूहों को संगठित करके उनके उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान की योजना लागू कर रही है। इसके तहत श्री गडकरी ने रेशम उद्योग को बढ़ावा देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ईस्ट सियांग जिले के ओयान रेशम एंड खादी लघु उद्योग का भी उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश, जिसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ MSME श्री नितिन गडकरी जी जो उद्घाटन किया, और ये उद्घाटन जो ये इनॉग्रेशन जो है आपका ऑल इंडिया लेवल में 50 क्लस्टर को वर्चुअली इनॉग्रेट किया, उसी का एक भाग है हम लोग भी। और ये लिसांग दोन्यी वेलफेयर सोसाइटी जो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं ये वोकल फॉर लोकल को ये करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत ऋण लेकर आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ईस्ट सियांग जिले में 18 युवाओं ने आवेदन किया है, जिसमें से 10 आवेदनकर्ताओं को इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा अधिकतम 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इस संबंध में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नर सिंह की अध्यक्षता में कल आयोजित बैठक में संबंधित विभागों और बैंकों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यहाँ की स्क्रीनिंग के बाद भी फर्स्ट स्टेज में कैंसिल हो जाती है मीटिंग, सॉरी ये एप्लीकेशंस, बिकॉज आप लोग बैंक की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद जब पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट या व्हाटएवर जो रीपेमेंट शेड्यूल पे भी खत्म हो जाती है, देन यू स्लोली लूज इंटरेस्ट ऑल्सो। अभी आप एक प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मे बी मतलब थोड़े दिनों में आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। तो बेसिकली आज की मीटिंग के बाद हम जितनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, you will not be able to apply for at least next 5 years. We will bar, ठीक है? तो next 5 years अगर कोई हम लोग पास कर देते हैं और आप लोग बैक आउट किया या रीपेमेंट नहीं किया, ऑन शेड्यूल नहीं रहे, तो we will bar applicants. इसमें ऑलमोस्ट 30% बैंक से रिटर्न होते हैं, क्योंकि ये 50 लाख का जो परसेंटेज 30% है, ये वेरी हेवी अमाउंट। आपका जो अपना जो ये कंट्रीब्यूशन है ये 15 लाख का है, 15 लाख सबके लिए। ईटानगर नगर निगम IMC ने आज अपनी गतिविधियों पर आधारित प्रमोशनल वीडियो टू न्यू हाइट्स को लॉन्च किया। IMC के मेयर तमे फसांग ने निगम के अधिकारियों और पार्षदों की मौजूदगी में अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि IMC की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और उनके सहयोग से इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। मेन तो हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है, काम भी करना है, दुनिया को पता भी चलने देना है। वही रुपया मिलो नहीं मिलो लेकिन इज्जत मिलना है, ऐसे करके हमारा टीम को हम कॉर्पोरेटर को बार बार बोलते हैं, आप लोग मामूली आदमी नहीं है, यू ऑल आर इलेक्टेड, ड्यूली इलेक्टेड। बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत रेस्पॉन्सिबल आप लोग के पीछे। सारा ईटानगर का आदमी इसको देखिए, जागरूक हो जाइए, सारा दुनिया को मत समझाइए, अपना अपना समझ जाइए, अपना घर घर को साफ करिए। जो बच्चा कुचा को हम लोग IMC जिंदाबाद है, हम लोग पूरा करेंगे। वेस्ट कामेंग जिले के कलकतांग में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालक किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से पशुओं के चारा और उनके प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। कल आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। ICAR-NRC याक दिरांग के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर दी मेधी ने किसानों से अधिक आय के लिए उन्नत तरीके से याक पालन करने की अपील की। जो है ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और हमारा मैंडेट है टू कंडक्ट डिफरेंट रिसर्च एक्टिविटीज सो दैट हम याक पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर सकता है कंट्री में, और साथ साथ में जो याक का प्रोडक्टिविटी कैसे, जैसे मिल्क प्रोडक्शन, इसका वूल प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकता है, वो है मेनली एक्टिविटीज। लेकिन साइड बाय साइड हम इंस्टीट्यूट ये करता है कि अरुणाचल का जो जितना भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, मेनली जो हाईलैंड एनिमल को रियरिंग कर रहा है, तो वो एनिमल को एज वेल एज जो सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करता है।
under tribal sub plan of that is TSP of the institute. और साथ साथ में जो ट्राइबल सब प्लान का सपोर्ट हम कुछ कंसंट्रेट फीड एज वेल एज कुछ बेसिक वेटेनरी मेडिसिन कैल्शियम प्रिपरेशंस और कुछ जो सपोर्ट मटेरियल कैपिटल आइटम जो शेप कटर मशीन हम सार फार्मर्स को देंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।